करीब 2 बजे अचानक ऊपर की मंजिल से तेज चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड के लिए पूरा गलियारा शांत हो गया, फिर सब कुछ ऐसे सामान्य हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही इस जगह की सबसे डरावनी बात थी। 12 नवंबर 2023, समय रात 11:47। जगह दिल्ली का जीबी रोड। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों के ऊपर झूलते बिजली के तार उस रात हवा के साथ ऐसे कांप रहे थे जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य चेतावनी तैर रही हो। सड़क के दोनों किनारों पर जर्जर इमारतें खड़ी थीं, जिनकी टूटी हुई खिड़कियों से लाल और नीली रोशनी बाहर रिस रही थी। नीचे भीड़ थी, शोर था, गाड़ियों के हॉर्न थे, लेकिन उस शोर के पीछे एक ऐसी खामोशी छिपी थी जिसे सिर्फ वही लोग सुन सकते थे जो इस इलाके की असली सच्चाई जानते थे। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे इस सड़क की असली दुनिया जाग रही थी। ऊपर की मंजिलों पर बने छोटे छोटे कमरों में ऐसी जिंदगियां कैद थीं जिन्हें कभी अपने सपनों के साथ जीना था, लेकिन अब वे सिर्फ सांस लेने तक सीमित हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस की कई पुरानी रिपोर्टों में इस इलाके का नाम वर्षों से दर्ज था। मानव तस्करी, नशा, कर्ज, नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त और उन गिरोहों का नेटवर्क जो भारत की सीमाओं से लेकर नेपाल और बंगाल तक फैला हुआ। लेकिन हर छापे, हर कार्रवाई और हर सरकारी बयान के बाद भी यह इलाका फिर उसी तरह जिंदा हो जाता था जैसे अंधेरे में पलने वाला कोई जहरीला जीव। क्योंकि इस सड़क पर सिर्फ जिस्म नहीं बिकते थे, यहाँ डर बिकता था, मजबूरी बिकती थी और सबसे ज्यादा बिकती थी इंसान की उम्मीद। उस रात एक खोजी पत्रकार महीनों की तैयारी के बाद पहली बार इस इलाके के भीतर कदम रख रहा था। कैमरा बंद था, मोबाइल जेब में था और चेहरे पर एक नकली सामान्यता थी, लेकिन उसकी धड़कनें उस सच्चाई को महसूस कर रही थीं जिसे देश के करोड़ों लोग सिर्फ खबरों में सुनते थे। जैसे ही वह पहली सीढ़ी चढ़ा, ऊपर से आती तेज संगीत की आवाज अचानक धीमी लगने लगी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के निशान थे, सिगरेट की बदबू थी और हवा में एक अजीब घुटन तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस इमारत की हर ईंट किसी दर्दनाक कहानी को अपने भीतर दबाकर बैठी। ऊपर बने कमरों में बैठी लड़कियों की आंखें सबसे ज्यादा डरावनी थी। उनमें गुस्सा नहीं था, आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खालीपन भरी चुप्पी थी जो किसी इंसान के अंदर से सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पैदा होती। उनमें से कई लड़कियां मुश्किल से 18 या 19 साल की लग रही थी। कुछ के चेहरे पर चोट के पुराने निशान थे, कुछ की आंखों में नींद की कमी साफ दिखाई देती थी। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर अब भागने के बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि इस जगह पर आने के कुछ महीनों बाद इंसान को सबसे पहले अपनी आजादी नहीं बल्कि उम्मीद खोनी पड़ती है। भारत और नेपाल की सीमा से हर साल सैकड़ों लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज होती रही है। कई सामाजिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के अनुसार इन लड़कियों को नौकरी, शादी या फिल्मों में काम दिलाने का सपना दिखाकर बड़े शहरों तक लाया जाता है। शुरुआत में उन्हें अच्छे कपड़े, खाना और सुरक्षा का झूठा भरोसा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वे अपने घरों से दूर पहुंचती हैं, उनके फोन छीन लिए जाते हैं, पहचान मिटा दी जाती है और फिर उन्हें ऐसे कमरों में बंद कर दिया जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। कुछ लड़कियां विरोध करती हैं, चीखती हैं, रोती हैं, लेकिन लगातार हिंसा, भूख और डर इंसान की आत्मा को धीरे धीरे तोड़ देता है। उस इमारत के भीतर बैठी एक लड़की बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी, जैसे वह हर आने जाने वाले इंसान में किसी चमत्कार की उम्मीद तलाश रही। उसकी उम्र शायद 20 साल से भी कम रही होगी। उसके हाथों की उंगलियां लगातार कांप रही थी। कमरे के कोने में रखे छोटे आईने पर धूल जमी थी और उसी धूल के बीच उसकी अधूरी जिंदगी भी कहीं खो चुकी थी। कुछ साल पहले तक वह शायद किसी छोटे शहर के स्कूल में पढ़ती रही होगी, किसी त्योहार पर हंसती रही होगी, अपने घर की छत पर सपने देखती रही होगी, लेकिन अब उसका पूरा अस्तित्व उस कमरे के किराए और दलालों के हिसाब किताब में बदल चुका था। जीबी रोड की सबसे खतरनाक सच्चाई सिर्फ यह नहीं थी कि यहाँ लड़कियां बेची जाती हैं। असली भय उस तंत्र में था जो इस पूरे कारोबार को जिंदा रखता है। दलाल, स्थानीय गुंडे, नकली दस्तावेज बनाने वाले लोग, सीमा पार संपर्क और भ्रष्ट अधिकारी, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें फंसने के बाद किसी लड़की का नाम तक बदल दिया जाता है। कई बार परिवारों को सालों तक यह भी पता नहीं चलता कि उनकी बेटी जिंदा है या मर चुकी है, और अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करे तो उसे इतना डराया जाता है कि बाकी लड़कियों के अंदर भी विद्रोह करने की हिम्मत खत्म हो जाए। रात लगभग 1 बजे उस इमारत के नीचे एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। सड़क पर खड़े कुछ लोगों के चेहरे अचानक सतर्क हो गए। ऊपर कमरों में बैठी लड़कियां भी हल्की बेचैनी महसूस करने लगी, क्योंकि इस दुनिया में रात के उस समय आने वाली गाड़ियां अक्सर कोई नई मुसीबत लेकर आती थी। कभी पुलिस की सांठगांठ, कभी नए ग्राहक, कभी किसी लड़की की खरीद फरोख्त। उस सड़क पर इंसान की कीमत उम्र, सुंदरता और मजबूरी देखकर तय की जाती थी, और यही वह क्षण था जब खोजी पत्रकार को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक रेड लाइट एरिया में नहीं बल्कि इंसानी तस्करी की उस अंधेरी फैक्ट्री के भीतर खड़ा है, जहां हर दिन किसी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रात 1:18। बाहर सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पुराने लोहे के बोर्डों से टपकता पानी नीचे खड़ी भीड़ पर गिर रहा था, लेकिन उस इलाके में मौजूद किसी चेहरे पर मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि वहां खड़े अधिकांश लोग इंसान कम और इस अंधेरी व्यवस्था के हिस्से ज्यादा बन चुके थे। ऊपर तीसरी मंजिल के एक कमरे में बैठी बूढ़ी कोठा मालकिन अपनी धुंधली आंखों से नीचे सड़क को देख रही थी। उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव था। वह जानती थी कि कौन ग्राहक है, कौन पुलिस वाला है, कौन दलाल है
और कौन ऐसा आदमी है जो सच जानने आया है। उस दुनिया में शक ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी। उस इमारत की दीवारों ने दशकों से ऐसी चीखें सुनी थीं जो कभी पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाए। कहा जाता है कि 70 और 80 के दशक में जब दिल्ली तेजी से फैल रही थी, उसी समय जीबी रोड का अंधेरा कारोबार भी और विशाल होता गया। बाहर से देखने पर यह सिर्फ पुरानी दुकानों और भीड़-भाड़ वाली सड़क का हिस्सा लगता था, लेकिन रात होते ही ऊपर बने कमरों में एक दूसरी दुनिया जाग जाती थी। कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने वर्षों बाद यह स्वीकार किया कि इस इलाके को पूरी तरह खत्म करना सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक इच्छा शक्ति का भी सवाल था, क्योंकि इस धंधे से जुड़े पैसों की जड़ें बहुत गहरी थीं। खोजी पत्रकार धीरे धीरे उस इमारत के भीतर आगे बढ़ रहा था। हर कमरे के बाहर अलग चेहरा था, लेकिन लगभग हर आंख में एक जैसी थकान दिखाई दे रही थी। कुछ लड़कियां बनावटी मुस्कान ओढ़े बैठी थीं, कुछ पूरी तरह चुप थीं। उनमें से कई शायद अब अपने असली नाम भी भूल चुकी थी। इस अंधेरी दुनिया में सबसे पहले इंसान की पहचान छीनी जाती है। नाम बदल दिए जाते हैं, उम्र बदल दी जाती है, यहाँ तक कि अतीत भी बदल दिया जाता है, क्योंकि जिस दिन कोई लड़की अपने पुराने जीवन को याद करना बंद कर देती है, उसी दिन यह तंत्र उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। कमरे के एक कोने में बैठी वह कमजोर लड़की अचानक खिड़की की तरफ देखने लगी। नीचे सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन उस गाड़ी को देखकर उसके चेहरे पर राहत नहीं आई, बल्कि उसकी आंखों में डर और बढ़ गया, क्योंकि इस जगह पर कानून और अपराध के बीच की रेखा कई बार इतनी धुंधली हो चुकी थी कि पीड़ितों को समझ ही नहीं आता था कि असली खतरा कौन है। कई जांचों में यह बात सामने आ चुकी थी कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी दलालों से पैसे लेकर छापों की जानकारी पहले ही पहुंचा देते थे। नतीजा ये होता था कि जब तक कार्रवाई होती तब तक सबूत गायब हो चुके होते, लड़कियां छिपा दी जाती, रिकॉर्ड बदल दिए जाते और अगले दिन वही कारोबार फिर शुरू हो जाता। धीरे धीरे रात और भयावह होती जा रही थी। नीचे सड़क पर खड़े कुछ दलाल नई लड़कियों को लेकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़की शायद पहली बार उस इलाके में लाई गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लगातार इधर उधर देख रही थीं, जैसे वह भागने का रास्ता खोज रही हो। लेकिन उस जगह का सबसे क्रूर सच यही था कि वहां आने वाले अधिकांश रास्ते अंदर की तरफ जाते थे, बाहर की तरफ नहीं। भारत की कई मानवाधिकार संस्थाओं के अनुसार मानव तस्करी का यह नेटवर्क सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। इसके धागे छोटे गांवों, गरीब परिवारों और बेरोजगारी से जूझते इलाकों तक फैले हुए हैं। कई बार परिवारों को झूठ बोला जाता है कि उनकी बेटी किसी बड़े शहर में नौकरी कर रही है। महीनों तक उन्हें कुछ पैसे भी भेजे जाते हैं ताकि शक न हो, लेकिन असलियत यह होती है कि उसी दौरान वह लड़की किसी बंद कमरे में अपनी जिंदगी से लड़ रही होती है। कुछ मामलों में तो लड़कियों को नशे की आदत तक डाल दी जाती है ताकि उनका विरोध खत्म हो जाए। धीरे धीरे उनका शरीर और दिमाग दोनों इस तंत्र की कैद में चले जाते। उस रात खोजी पत्रकार को एक पुरानी डायरी दिखाई गई। उसके पन्नों पर दर्ज नाम, रकम और तारीखें किसी व्यापार के हिसाब किताब की तरह लिखी हुई थी, लेकिन वे आंकड़े असल में इंसानों की कीमत थे। किसी लड़की की उम्र कम होने पर रकम ज्यादा लिखी थी, किसी के भागने की कोशिश के आगे सजा का संकेत बना था। वह डायरी सिर्फ कागज नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि इस अंधेरी दुनिया में इंसान को वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। करीब 2 बजे अचानक ऊपर की मंजिल से तेज चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड के लिए पूरा गलियारा शांत हो गया, फिर सब कुछ ऐसे सामान्य हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही इस जगह की सबसे डरावनी बात हो सकता है। यहाँ इंसान धीरे धीरे इतना टूट जाता है कि दूसरों की तकलीफ भी सामान्य लगने लगती है। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क पर बहता गंदा पानी नालियों में गायब हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इस इलाके में आने वाली अनगिनत लड़कियों की पहचान धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो जाती थी। और उसी अंधेरी रात में खोजी पत्रकार को पहली बार एहसास हुआ कि जीबी रोड सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं है, यह उस समाज का आईना है जहां गरीबी, भ्रष्टाचार और अपराध मिलकर इंसानियत को जिंदा निगल लेते हैं। रात 2:41। पुरानी दिल्ली की हवा अब और भारी हो चुकी थी। जीबी रोड की इमारतों के भीतर जलती लाल बत्तियां दूर से किसी खतरे के संकेत जैसी दिखाई दे रही थीं। सड़क पर भीड़ कम होने लगी थी, लेकिन असली कारोबार अभी भी जारी था। ऊपर कमरों में बंद कई लड़कियां लगातार जाग रही थीं, क्योंकि इस दुनिया में रात खत्म होने का मतलब आराम नहीं बल्कि अगले अंधेरे का इंतजार होता है। खोजी पत्रकार अब उस इमारत के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच चुका था। वहां की दीवारों पर नमी थी, छत से पानी टपक रहा था और हवा में सिगरेट, शराब और सड़े हुए कमरे की मिली जुली गंध फैली हुई थी। उसी अंधेरे गलियारे में उसे कुछ पुराने फोटो दिखाई दिए। उनमें कई लड़कियां थीं जो अब वहां मौजूद नहीं थी। कुछ भाग गई होंगी, कुछ बेच दी गई होंगी और कुछ शायद इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। उस जगह पर किसी के गायब होने पर सवाल नहीं पूछे जाते थे, क्योंकि सवाल पूछना इस कारोबार का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। भारत के कई राज्यों में दर्ज मानव तस्करी के मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों ने वर्षों बाद स्वीकार किया कि यह नेटवर्क सामान्य अपराधियों से कहीं ज्यादा संगठित होता है। गरीब परिवारों की पहचान करने वाले एजेंट, नकली रिश्तेदार बनकर भरोसा जीतने वाले लोग, सीमा पार संपर्क, फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह और स्थानीय संरक्षण देने वाले अपराधी, ये पूरा तंत्र किसी कॉर्पोरेट मशीन की तरह काम करता था।
फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ मुनाफा इंसानी जिंदगियों से कमाया जाता था। उस रात ऊपर एक छोटे कमरे में बैठी वह मजबूर लड़की धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दीवार पर कुछ लिख रही थी। शायद कोई नाम, शायद कोई तारीख, या शायद अपने अस्तित्व का आखिरी सबूत। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कई दिनों की थकान के बावजूद उसका दिमाग लगातार भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हर बार उसके सामने वही डर आकर खड़ा हो जाता था। दलालों की धमकियां, मारपीट, पुलिस का भय और सबसे बड़ा डर वापस घर लौटने पर समाज का फैसला। यही कारण था कि कई लड़कियां आजाद होने का मौका मिलने के बाद भी बोल नहीं पाती, क्योंकि कैद सिर्फ कमरे की नहीं होती। कई बार इंसान का मन भी कैद हो चुका होता है। नीचे सड़क पर खड़ा भारी शरीर वाला दलाल लगातार फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस और कुछ सामाजिक संस्थाओं की गतिविधियां अचानक बढ़ गई थीं। कई जगह छापे पड़े थे, कुछ लड़कियां छुड़ाई गई थीं और कुछ नाम पहली बार सरकारी फाइलों तक पहुंचे थे। लेकिन इस अंधेरी दुनिया के लोग जानते थे कि जब तक पैसा बहता रहेगा तब तक यह धंधा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हर पकड़े गए आदमी की जगह दूसरा आदमी आ जाता था। हर बंद कमरे की जगह नया कमरा तैयार हो जाता था। करीब 3 बजे अचानक पूरी इमारत में अफरा तफरी फैल गई। नीचे सड़क पर कई गाड़ियां आकर रुकी। गलियारों में भागते कदमों की आवाज गूंजने लगी। कुछ लोग दरवाजे बंद करने लगे, कुछ लड़कियों को छिपाने लगे। उस अंधेरे में पहली बार डर दलालों के चेहरों पर दिखाई दे रहा था। बाहर पुलिस की तेज टॉर्चें चमक रही थीं, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच भी कई लड़कियों की आंखों में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई छापे देखे थे। कई बार कैमरे आए, खबरें बनी, नेता बोले और फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया। छापे के दौरान एक छोटे कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर वही कमजोर लड़की बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। कमरे में एक पुराना पंखा चल रहा था, जिसकी आवाज पूरे सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में हल्की चमक दिखाई दी, लेकिन वह चमक तुरंत डर में बदल गई, क्योंकि लंबे समय तक कैद में रहने वाले लोग आजादी पर भी भरोसा करना भूल जाते हैं। बाद में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह माना कि जीबी रोड जैसी जगहों से लड़कियों को निकालना सबसे आसान हिस्सा होता है। असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जिन लड़कियों ने सालों तक हिंसा, डर और शोषण सहा हो, उनके लिए सामान्य जीवन में लौटना बेहद कठिन हो जाता है। कई परिवार उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं। समाज उन्हें अपराधी की तरह देखता है, जबकि असल में वे खुद अपराध की शिकार होती हैं। यही कारण है कि कुछ लड़कियां मजबूरी में फिर उसी अंधेरी दुनिया में लौट जाती हैं, जिससे वे कभी भागना चाहती थीं। सुबह होने लगी थी, आसमान हल्का नीला पड़ रहा था। सड़क पर चाय वालों की आवाजें आने लगी थी, लेकिन जीबी रोड की उन इमारतों के भीतर रात अब भी खत्म नहीं हुई थी। वहाँ अब भी कई बंद कमरे थे, कई अधूरी चीखें थीं और अनगिनत ऐसी कहानियां थीं जिन्हें शायद कभी पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकेगा। उस सुबह जब खोजी पत्रकार उस इलाके से बाहर निकला, तब दिल्ली की सड़कें सामान्य लग रही थीं। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं और शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट रहा था। लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही चेहरे घूम रहे थे, खाली आंखें, टूटी हुई उम्मीदें और वे लड़कियां जिनकी जिंदगी किसी और के लालच ने निगल ली थी। जीबी रोड की असली सच्चाई सिर्फ उन कमरों में कैद लड़कियां नहीं है। असली सच्चाई वह समाज है जो यह सब जानकर भी कई बार चुप रहता है, क्योंकि अंधेरा हमेशा वहीं सबसे ज्यादा बढ़ता है जहां लोग आंखें बंद कर लेते हैं।